टैली सीरीज का ये लेक्चर नंबर 5 है। और पिछले लेक्चरों में हमने इतना तो समझ लिया कि रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के रूल ये क्या होते हैं, और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, और डेबिट क्रेडिट क्या होता है, और क्वेश्चन कैसे होते हैं, और क्वेश्चन से डेबिट क्रेडिट कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया था कि डेबिट क्रेडिट के अलावा भी हमें क्वेश्चनों से लेज़र, अंडर और वाउचर भी निकालना होता है। ये वाला आपका क्वेश्चन था पहला। राहुल ने 50,000 का एक कंप्यूटर खरीदा था। तो यहाँ पर आपका डेबिट क्या होगा? डेबिट आपका हो जाएगा कंप्यूटर, ये आपको पता होगा डेबिट कंप्यूटर कैसे होगा। और क्रेडिट क्या होगा? ये क्रेडिट आपका होगा कैश। और यहाँ पर हमें लेज़र भी बनाना होता है, लेज़र और अंडर और वाउचर। तो ये इतनी चीज़ें हमें हर क्वेश्चन से निकालनी होती हैं, और उसके बाद में हमें टैली पर एंट्री करनी होती है। तो डेबिट और क्रेडिट कैसे निकाला जाता है आपको पता चल चुका होगा। लेज़र, अंडर और वाउचर कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेज़र क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है, कैसे निकलता है। तो लेज़र यानी कि हम ये कह सकते हैं, लेज़र उसे बोलते हैं जिसका खाता खोलना होता है। अब खाता क्यों खोलना होता है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप पहली बार बैंक गए, किसी भी बैंक में आप पहली बार गए यानी फर्स्ट टाइम गए हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका अकाउंट ओपन करवाया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? आपका अकाउंट ओपन होगा, और ओपन होने के बाद में आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे, पैसा जमा करेंगे। तो मान लीजिए 5,000 रुपये हम जमा कराए। फर्स्ट टाइम गए तो बैंक अकाउंट ओपन किया और 5,000 रुपये जमा किए, दो चीज़ें हुई। नेक्स्ट टाइम अगर आप बैंक जाएंगे, नेक्स्ट टाइम यानी दूसरी बार अगर आप बैंक जाएंगे पैसा जमा करने, तो क्या होगा? क्या आपका अकाउंट फिर से खोला जाएगा? नहीं, आप सिर्फ अगली बार जो भी पैसा जमा करने जाते हैं, जैसे 3,000 रुपये हमने अगली बार जमा कर दिए, तो आपकी सिर्फ एंट्री होगी, 3,000 रुपये आपने जमा किए, ना कि आपका अकाउंट हर बार खोला जाएगा। आपका अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक बार खोला जाएगा, और उसके बाद आप सिर्फ लेन देन करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो आपका नाम है, जैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट नेम राहुल है, मान लीजिए राहुल है, राहुल फर्स्ट टाइम गया था, तो राहुल नाम से एक अकाउंट यानी खाता खोल दिया गया, और उसको एक अकाउंट नंबर यानी खाता नंबर भी मिल चुका है। अब वो क्या करता है? जितनी बार भी जाता है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन करता है, हर बार उसका खाता नहीं खोला जाएगा। तो ये जो खाता खोलना होता है इसी को बोलते हैं लेज़र अकाउंट, यानी फर्स्ट टाइम अगर आप जाएंगे तो आपका खाता खोलेगा, यानी कि लेज़र बनाया जाएगा। इसी तरह से बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में जो भी है, जैसे कंप्यूटर है, कैश है, बैंक है, कोई संपत्ति है, कोई रेंट, सैलरी, खर्चा, इनकम, एक्सपेंसेस, जो भी चीज़ें होती हैं ये सब एक अकाउंट होती हैं। ये सब क्या होती हैं? एक अकाउंट होती हैं। और जब वो आपके बिजनेस में फर्स्ट टाइम आती हैं, जब आपके बिजनेस में वो फर्स्ट टाइम आती हैं, तो उनका भी हमें अकाउंट खोलना होता है, यानी कि खाता खोलना होता है, लेज़र बनाना होता है। तो यहाँ पर अब खाता खोलना किसका होता है? तो जो डेबिट या क्रेडिट में है वही हमारे अकाउंट है। कंप्यूटर क्या है? एक अकाउंट है। कैश क्या है? एक अकाउंट है। कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है? कंप्यूटर आपका रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश भी आपका रियल अकाउंट ही है। अब इनके खाते भी खोलने हैं, तो अगर आपको खाते खोलने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर लेज़र बना देना है। अब ध्यान ये रखना है कि कहीं कंप्यूटर का खाता पहले से तो नहीं खुला है। तो आपको पता होगा कंप्यूटर का खाता पहले से नहीं खुला है। क्यों नहीं खुला है? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। तो अगर ये पहला क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले कंप्यूटर खरीदा ही नहीं गया होगा, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर का जो खाता है वो खोला जाएगा, यानी कि हम उसको लिख देंगे लेज़र अकाउंट। तो कंप्यूटर का यहाँ पर लेज़र बन जाएगा, सिंपल, हमें लिखना ही है। और जब टैली में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर भी हमें सिर्फ लिखना ही है। और यहाँ पर कैश, तो कैश का भी खाता खोला जाएगा, कैश का भी खाता खोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कैश का खाता नहीं खोलेंगे, इसलिए नहीं खोलेंगे क्योंकि जो टैली सॉफ्टवेयर आपका होता है, तो टैली सॉफ्टवेयर में कैश का जो अकाउंट होता है यानी खाता होता है, ये पहले से ही खुला होता है। अब ये कैश का खाता पहले से क्यों खुला होता है? क्योंकि जिन्होंने टैली सॉफ्टवेयर को बनाया है उन्हें पता है कि बिजनेस कैसा भी हो, कैश तो वहाँ पर होगा ही होगा। कैश जो है वो तो होगा ही होगा। अब आप कंप्यूटर खरीदें ना खरीदें, सैलरी दे ना दें, रेंट दे या ना दें, लेकिन कैश तो आपका होगा ही होगा। इसलिए जो कैश होता है यानी कैश अकाउंट, इसका लेज़र कंप्यूटर में पहले से ही बना होता है, यानी खाता पहले से ही खुला होता है। इसलिए हमें कैश का लेज़र नहीं बनाना होता। तो अब कैश का लेज़र नहीं बनाना है तो यानी कि हमें सिर्फ कंप्यूटर का ही यहाँ पर लेज़र बनाना है। तो लेज़र जो डेबिट और क्रेडिट में होता है उसी का बनता है। हो सकता है कि दोनों के लेज़र बने, कंप्यूटर का भी बने, कैश का भी बने, बट कैश का पहले से बना है इसलिए नहीं बनाना है, और कंप्यूटर का नहीं बना था इसलिए बनाना है। अगर अगली बार कंप्यूटर फिर से खरीदा जाता है तो वहाँ पर हमारा कंप्यूटर का भी लेज़र नहीं बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेज़र पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अंडर पे पहुँचते हैं। उसके बाद राहुल ने यहाँ पर क्या किया? रेंट दिया है। तो यहाँ पर डेबिट क्या होगा? आपको पता होगा डेबिट क्या होगा? रेंट एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, ये आपका रेंट एक्सपेंसेस डेबिट हो। क्रेडिट क्या होगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश। अब यहाँ पर लेज़र किसका बनेगा? तो लेज़र यहाँ पर बनेगा
रेंट का लेजर क्यों बनेगा? क्योंकि रेंट जो है ये पहली बार आया है। इस रेंट देखिए, लेजर के लिए कोई रूल नहीं है, बस लेजर के लिए यही रूल है कि जिसका नहीं बना है उसका लेजर बना देना है, सिंपल, बस इतना ही रूल है, यही छोटा सा, जिसका लेजर नहीं बना है उसका बनाना है। तो अब रेंट ये पहले से तो नहीं बना है, इसलिए यहाँ पर लेजर हमने रेंट का बना दिया। अब अगर अगले महीने में हम अगली बार फिर से रेंट देंगे तो हमारी फिर से एंट्री आएगी, फिर से ये लिखा होगा कि राहुल ने 2000 रुपये रेंट दिया, तो वहाँ पर हम डेबिट क्रेडिट तो लिखेंगे लेकिन लेजर नहीं बनाएंगे रेंट का, क्योंकि रेंट का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं यहाँ पर। तो आई थिंक लेजर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक दो एंट्री और देखते हैं। अब यहाँ पर राहुल ने 20,000 रुपये बैंक में जमा किए, तो यहाँ पर आपको पता होगा डेबिट क्या होगा, डेबिट यहाँ पर हो जाएगी आपकी HDFC बैंक। डेबिट क्या होगा? HDFC बैंक डेबिट हो जाएगी। और यहाँ पर आपका क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट यहाँ पर होगा आपका कैश। अब लेजर किसका बनेगा? तो लेजर यहाँ पर आपका बनेगा बैंक का। क्यों? क्योंकि बैंक अभी पहली बार आई है, यहाँ पर बैंक पहली बार आई है, इसलिए लेजर बैंक का बन जाएगा। अगली बार जब यहाँ पर हम अब यहाँ पर डेबिट क्या होगा आपका? सैलरी डेबिट होगा। डेबिट क्या होगा? सैलरी। देखिए यहाँ पर हम अमाउंट लिखना भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है अमाउंट यहाँ पर सामने डाल देना है। फिलहाल डेबिट यहाँ पर सैलरी हो गया। क्रेडिट क्या होगा? HDFC बैंक, क्योंकि हमने बताया था जब हम चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट में क्या होगा? बैंक होगी, क्योंकि पैसा कौन दे रही है? बैंक। चेक यानी कि बैंक, HDFC बैंक। अब यहाँ पर लेजर किसका बनेगा? तो यहाँ पर लेजर बनेगा सैलरी का। यहाँ पर लेजर किसका बनेगा? सैलरी का। बैंक का क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अभी हम पीछे बना के ही आए हैं। यहाँ पर देखिए हमने बैंक का लेजर बनाया था। अब यहाँ पर बैंक क्या थी? डेबिट। बैंक क्या थी? डेबिट। और यहाँ पर बैंक क्या है? क्रेडिट। तो इससे हमें नहीं फर्क पड़ता। बैंक अगर मान लेते हैं बैंक यहाँ पर डेबिट थी और लेजर बना दिया था और अगली बार बैंक क्रेडिट आई है तो फिर से लेजर बनाए, नहीं। अकाउंट का अगर जो भी अकाउंट है अगर उसका लेजर बन गया है तो वो डेबिट में हो या क्रेडिट में, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें लेजर कुल मिला के नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हमने लेजर सैलरी का बनाना है, बैंक का नहीं बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राहुल ने क्या किया है? 4000 का एक सेलफोन मोहन से उधार खरीदा है। 4000 का सेलफोन मोहन से उधार खरीदा, तो यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा आपका? सेलफोन। डेबिट क्या होगा? सेल फोन डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा आपका? क्रेडिट हो जाएंगे मोहन, क्योंकि मोहन देने वाले हैं, ये हम सब पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। अब यहाँ पर लेजर किसका बनेगा? तो यहाँ पर आपके लेजर दोनों बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलफोन जो है ये भी पहली बार आया है और जो मोहन है ये भी पहली बार ही आए हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों के लेजर बनेंगे। मोहन का भी बनेगा और सेलफोन का भी बनेगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है? राहुल ने 4000 रुपये बैंक से विड्रॉ किए, तो बैंक से विड्रॉ किए हैं ना, तो बैंक से अगर विड्रॉ किए हैं तो डेबिट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा कैश। डेबिट क्या होगा? कैश। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट यहाँ पर आपकी होगी बैंक, क्योंकि बैंक पैसा दे रही है, अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे और कैश आ रहा है तो यहाँ पर लेजर किसका बनेगा? तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर देखिए लेजर किसी का नहीं बनेगा। कैश का लेजर तो कंप्यूटर में पहले से बना होता है और बैंक का लेजर अभी अभी हम पीछे बना के आए, इसलिए यहाँ पर लेजर नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या किया? राहुल ने मोहन को 4000 रुपये पे कर दिया, तो डेबिट में कौन हो जाएगा? मोहन। क्यों? क्योंकि मोहन पाने वाला है। और क्रेडिट में यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट में कैश होगा। अब लेजर किसका बनेगा? लेजर किसी का नहीं बनेगा, क्योंकि मोहन का लेजर अभी अभी हम पीछे बना के आए और कैश का लेजर पहले से ही कंप्यूटर में बना होता है। तो लेजर क्या होता है समझ में आ चुका होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आगे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। अब बात करते हैं अंडर की, कि अंडर कैसे निकालते हैं। अंडर होता क्या है पहले समझते हैं, फिर निकालते कैसे हैं ये समझते हैं। तो अंडर क्या होता है पहले आपको हम ये समझाते हैं। तो अंडर आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप 10 से 15 साल पीछे चले जाइए, तो 10 से 15 साल पीछे क्या होता था? क्या बिजनेस नहीं थे? बिजनेस भी थे और अकाउंटिंग भी होती थी, कंपनियां भी थी, बट क्या नहीं था? टैली सॉफ्टवेयर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। हम तब की बात करते हैं। तो तब अकाउंटिंग कैसे होती थी? तब अकाउंटिंग इस तरह से होती थी। अकाउंटेंट क्या करता था, यानी अकाउंटेंट, कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो क्या करता था? अकाउंटिंग करने के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाता था। कैसे? हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, समझाने के लिए वो रजिस्टर बनाता था कि या नहीं बनाता था, उससे हमें नहीं मतलब है, हम बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है? ये एक अकाउंटेंट है और ये क्या करता है कि बिजनेस में जितनी भी एंट्री होती है उसको लिख करके रखना होता है ना, कि 5000 रुपये गए तो कहाँ गए, 10,000 रुपये आए तो कहाँ से आए, कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेज हुए, कितना माल खरीदा गया, कितना माल बेचा गया। तो ये सब अलग अलग टाइप्स की बहुत सारी एंट्रियाँ होती हैं। तो थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि जो अकाउंटेंट है उसने क्या किया, एक रजिस्टर बड़ा सा बना रखा है और जितनी भी इन चीज़ें होती हैं, मतलब माल को खरीदा जाता है, माल को बेचा जाता है, इनकम होती है, एक्सपेंसेज होती है, सैलरी दिया जाता है, रेंट दिया जाता है, यानी जो भी एंट्रियाँ, जो भी बिजनेस में हरकत होती है वो एक ही रजिस्टर में सबको इस तरह से नोट करता चला जाता है, सबको नोट करता चला जाता है। अब जो कंपनी का बॉस है वो पूछता है, वो क्या पूछता है कि ये जरा ये बताओ कि इस महीने टोटल खर्चे कितने हुए। तो अब सारी एंट्रियाँ इसने क्या कर रखी है, एक ही रजिस्टर में नोट
कर रखी हैं। तो अब अगर इससे ये पूछा जाएगा कि जरा ये बताओ कि इस महीने टोटल खर्चे कितने हुए, तो अब अकाउंटेंट को एक प्रॉब्लम होगी क्या कि यहाँ पर उसने क्या कर रखा है, एक ही रजिस्टर में माल खरीदा गया उसकी भी एंट्री कर रखी है, बेचा गया उसकी भी एंट्री कर रखी है, खर्चे हुए उसकी भी एंट्री है, इनकम हुई उसकी भी एंट्री, मतलब सारी एंट्रियाँ मिक्स करके रखी हैं। तो अब उसको दिक्कत होगी, वो क्या करेगा, पहले सारी एंट्रियों को पढ़ेगा, उसमें से जितनी एंट्रियाँ खर्चे वाली होंगी यानी जितने एक्सपेंसेस किए होंगे उसको पहले अलग नोट करेगा और फिर उसको प्लस करेगा, फिर उस जाके उसको वो फाइनल अमाउंट बता पाएगा कि इस महीने 10,000 रुपये का खर्चा हुआ। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान आप जिस हिसाब से अकाउंट होंगे, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो वहाँ पर पूरा दिन लग सकता है, 24 घंटे लग सकते हैं, 48 घंटे लग सकते हैं पूरी एक महीने की एंट्री को चेक करने में और उसमें से एक्सपेंसेस को छांटने में। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अब इसको हम थोड़ा और आसान करते हैं। इस प्रॉब्लम को आसान कैसे करते हैं, देखिए इतना हम पहले डिलीट कर दें। इस प्रॉब्लम को हम कुछ थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक ये रजिस्टर बना लिया और इस रजिस्टर का हमने यहाँ पर नाम दे दिया एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, और एक और रजिस्टर बना लिया यहाँ पर हमने, और एक ये रजिस्टर बनाया हमने इनकम के लिए। इनकम यानी कि इनकम को टैली में रेवेन्यू बोला जाता है, रेवेन्यू या फिर इनकम भी मतलब कह सकते हो आप। और उसके बाद ये वाला रजिस्टर हमने बना लिया उन व्यक्तियों के लिए जिनको हम पैसा उधार देते हैं। तो ध्यान रखना, जिन व्यक्तियों को हम पैसा उधार देते हैं उसे टैली में बोला जाता है सन्ड्री डेबिटर। और यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। एक रजिस्टर हमने और बना लिया और इस रजिस्टर का हमने नाम रखा सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि हम जिनसे उधार लेते हैं। ध्यान रखना, हम जिनसे उधार लेते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं और जिन्हें हम उधार देते हैं वो सन्ड्री डेबिटर कहलाते हैं। फिलहाल अगर समझ में नहीं आ रहा सन्ड्री क्रेडिटर डेबिटर तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस ये समझ लीजिए ये ऐसा रजिस्टर है जिनमें हम उन व्यक्तियों के नाम लिखते हैं जिनको हम उधार देते हैं और यहाँ पर हम उनके नाम लिखते हैं जिनसे उधार हम लेते हैं। अब क्या है, अकाउंटेंट के लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कंपनी ने खर्चा किया तो वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस नाम के रजिस्टर में सबके खाते खोलेगा। रेंट दिया तो यहाँ पर वो फटाक से लिख देगा रेंट, और कितना दिया 5,000 रुपये। सैलरी दी, सैलरी कितना 3,000 रुपये। और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली का बिल दिया कितना 1,000 रुपये। तो यहाँ पर इस तरह से वो नोट करता जाएगा। जब भी इनकम होगी तो इनकम को वो रेवेन्यू नाम के रजिस्टर में नोट करेगा, और जब भी किसी को वो माल उधार बेचेगा, राहुल को दिया, श्याम को दिया, सुरेश को दिया, माल उधार बेचा तो उसने क्या किया, यहाँ पर नोट कर दिया। और जब वो माल उधार खरीदेगा यानी उधार लेगा तो उनके यहाँ पर नाम नोट करेगा। अब अगर कंपनी के बॉस ने पूछा कि जरा ये बताओ कि इस महीने हमने कितने व्यक्तियों को टोटल उधार माल बेचा है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इस रजिस्टर को जाएगा और यहाँ पर जितने अमाउंट दिए हैं उनको फटाक से कैलकुलेट करेगा। तो अब उसको इस रजिस्टर से, इस रजिस्टर से और इस रजिस्टर से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे पूछा गया है ये कि कितने व्यक्तियों को माल उधार हमने बेचा है, यानी कितने व्यक्तियों से पैसा हमें लेना है। अगर उसने ये पूछा कि जरा खर्चे बताओ इस महीने कितने हुए, तो वो फटाक से एक्सपेंसेस नाम के रजिस्टर पे जाएगा और यहाँ पर वो कैलकुलेट कर लेगा। मतलब अब इन रजिस्टरों से हमें मतलब नहीं है। तो ये थोड़ा सा काम आसान हो गया ना। तो ये आसान कैसे हुआ, हमने क्या किया, अलग अलग काम के लिए अलग अलग रजिस्टर बना दिए। तो अब यहाँ पर आप इसको अब टैली से कम समझते हैं, टैली के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ। तो टैली में जब टैली सॉफ्टवेयर आया तो टैली सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो हमने रेंट दिया था ना, ये रेंट क्या था, खर्चा था। सैलरी हमने यहाँ पर दी, सैलरी क्या है, खर्चा है। यहाँ पर हमने बिजली का बिल दिया, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी एक खर्चा है। तो अब टैली में जब टैली सॉफ्टवेयर आया तो उसने क्या किया, इनका नाम दे दिया लेज़र बनाना है। यानी कि अगर रेंट दिया तो रेंट ये क्या है, लेज़र है। सैलरी दी तो सैलरी क्या है, ये लेज़र कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल दिया तो ये क्या कहलाता है, लेज़र। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, लेज़र। अब जब ये लेज़र हम बनाते हैं टैली में तो हमें ये बताना होता है कि ये जो तुमने टैली में लेज़र बनाए हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, कौन से रजिस्टर से बिलोंग करते हैं। ये जो तुमने यहाँ पर रेंट का टैली में लेज़र बनाया है, ये रेंट क्या है। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता कि ये जो रेंट है ये क्या है, खर्चा है, इनकम है, एक्सपेंसेस, उसे नहीं पता ना। तो उसे हमें रजिस्टर के जरिए बताना होता है। हम क्या करते हैं, जब भी किसी का लेज़र बनाते हैं तो उसको हम किसी ना किसी रजिस्टर में लिखते हैं, यानी किसी ना किसी रजिस्टर में लिखते हैं, यानी कि हम इसको अंडर कह सकते हैं। तो ये जो रजिस्टर है ना, यही ग्रुप है तुम्हारे। ये क्या है, ग्रुप है, 1 2 3 और ये 4 और इस तरह से कई सारे रजिस्टर हो सकते हैं, 5 6 7। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं ग्रुप यानी कि अंडर।
तो जब भी हम लेजर बनाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर लेजर हमने बनाया था किसका, कंप्यूटर का लेजर बनाया था। तो कंप्यूटर का जो लेजर था ये किसके अंडर जाएगा, तो जो है कंप्यूटर, पहले हमें समझना पड़ेगा कंप्यूटर है क्या। तो अगर हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो ये क्या है, संपत्ति है। क्या है ये, असेट्स, यानी कि संपत्ति। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक असेट्स नाम का भी रजिस्टर बना रखा है। ये क्या है, असेट्स नाम का रजिस्टर है। तो जितनी भी संपत्तियां हम खरीदते हैं वो इस रजिस्टर में नोट कर देते हैं। तो टैली में क्या है, वही चीज अंडर है। तो हम कंप्यूटर का जब लेजर बनाएंगे तो इसको हम असेट्स नाम के रजिस्टर के अंदर रख देंगे। इस तरह से होता है, अंडर किसके जाएगा, असेट्स के। तो फिलहाल हम ये एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, असेट्स एक्चुअली नहीं है, इसका रियल नाम और है, अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि ये रजिस्टर क्या है। तो ये रजिस्टर ही आपका अंडर का काम करते हैं। अब टैली में ये अंडर कहाँ से हम पता करेंगे, तो आप जो नोट्स आपके पास है उसमें आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टोटल है टैली के ग्रुप। तो यहाँ पर जो टैली के ग्रुप हैं ये टोटल आपके कितने हैं, ये आपके टोटल 28 ग्रुप हैं। यहाँ पर आप लास्ट ग्रुप देखेंगे 28 ग्रुप हैं। और इन 28 ग्रुप में जो आपके 15 ग्रुप हैं स्टार्टिंग के, यहाँ देखेंगे 15 ग्रुप जो हैं आपके 15 ग्रुप हैं ये आपके प्राइमरी ग्रुप हैं, और बाकी जो 13 बचे ये आपके सेकेंडरी ग्रुप हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रुप पे आते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप ये होते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्या था, जिन व्यक्तियों को हम माल उधार देते थे उनके नाम यहाँ पर हम इस रजिस्टर में नोट करते थे। तो ये आपका कौन सा रजिस्टर मान लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं प्राइमरी रजिस्टर, यानी प्राइमरी मेन रजिस्टर। अब यहाँ पर सेकेंडरी रजिस्टर बनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। सेकेंडरी रजिस्टर हमारे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या कि मान लेते हैं बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी है तो जब भी वो उधार माल बेचती है, यानी कि उसके जो कस्टमर हैं, कुछ कस्टमर लखीमपुर के हैं और कई सारे कस्टमर लखनऊ के हैं और कई सारे कस्टमर गोला के हैं और इस तरह से हर गांव के कई सारे कस्टमर हैं। तो अलग अलग सिटीज़ के कस्टमर हैं उसके पास। मान लेते हैं लखीमपुर के उसके पास 100 कस्टमर हैं, और इसी तरह से लखनऊ के उसके पास 200 कस्टमर हैं, गोला के 50 कस्टमर हैं, और इसी तरह से हर गांव के जो हैं ये 60 कस्टमर हैं। तो टोटल कई सारे कस्टमर हो गए। तो इन सभी कस्टमरों के नाम और उनके अमाउंट सहित अगर हम इस रजिस्टर में लिखेंगे, देखिए ये सारे कस्टमर कौन से हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं, तो इन सभी को अगर हम यहाँ पर नोट कर देंगे तो ठीक है। अगर कोई ये पूछेगा कि टोटल माल हमने कितना उधार बेचा, तब तो हम इन सभी कस्टमरों का अमाउंट जोड़ देंगे, एक साथ हो गया, फाइनल अमाउंट पता चल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के बॉस ने ये पूछा कि जरा ये बताओ कि लखीमपुर के ऐसे कितने कस्टमर हैं, लखीमपुर के जितने 100 कस्टमर हैं, मतलब ये 100 कस्टमर, इनका टोटल अमाउंट क्या होगा, मतलब कितना हमने उधार इन लोगों को बेचा है। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो अगर इन सभी को हमने एक ही रजिस्टर में नोट कर रखा होगा तो दिक्कत होगी, उसमें से फिर हमें छांटना पड़ेगा, लखीमपुर के कस्टमर को अलग करना पड़ेगा और उन्हें टोटल करना होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस रजिस्टर के हम इतने ही सब रजिस्टर बना देने कि इसके हमने सब पार्ट कर दिए। तो रजिस्टर वैसे काफ़ी मोटा होता है, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग के जो लगभग मान लेते हैं कि 100 पेजेस, रजिस्टर के स्टार्टिंग के जो 100 पेजेस हैं वो हमने क्या किया, लखीमपुर वाले कस्टमर के लिए रख दिया, सेपरेट कर दिया। और इसी तरह से रजिस्टर के जो और 100 पेजेस हैं वो हमने लखनऊ के लिए रख दिया, और इसी तरह से रजिस्टर के 50 पेजेस को हमने गोला के लिए रख दिया, और 50 पेजेस को हमने हर गांव के लिए रख दिया। तो अब यहाँ पर जब भी कोई लखीमपुर का कस्टमर होता है और उसको उधार माल बेचते हैं तो हम लिखते तो इसी रजिस्टर में है, लेकिन हम क्या करते हैं उस LMP में, यानी कि हमने रजिस्टर को जो सब डिवाइड किया है तो उसमें LMP वाले पार्ट में, हम LMP वाले पोर्शन में उस कस्टमर को नोट करते हैं। अगर कोई लखनऊ का कस्टमर है तो उसको हम लखनऊ वाले पार्ट में नोट करते हैं। तो इस तरह से हमने रजिस्टर के सब रजिस्टर कर दिए और एक रजिस्टर के हमने यहाँ पर सिटी के हिसाब से 4 पार्ट कर दिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्राइमरी ग्रुप, ये मेन रजिस्टर प्राइमरी ग्रुप हो गया, और ये जो सब रजिस्टर हैं ये आपके क्या हो गए, सेकेंडरी ग्रुप। तो ये होते हैं आपके प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। तो अब हम थोड़ा सा ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल ग्रुप आपके हैं प्राइमरी ग्रुप, ये आपके टोटल 15 ग्रुप हैं। आप इसको कह सकते हैं ये टोटल 15 ग्रुप हैं, यानी कि इसको पहले जूम माइनस करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको सारा कुछ दिखे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल जो प्राइमरी ग्रुप हैं ये 15 आपके ग्रुप हैं, और ये आपके मेन 15 रजिस्टर हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं ये क्या है, 15 रजिस्टर आपके मेन हैं, और बाकी जो नीचे सेकेंडरी ग्रुप हैं ये आपके उसी रजिस्टर के सब ग्रुप हैं। जैसे यहाँ पर आप नीचे बढ़ेंगे तो ये आपके जो 13 ग्रुप हैं ये आपके क्या हैं, सेकेंडरी ग्रुप है, यानी कि सब रजिस्टर हैं। तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये क्या है, ये एक प्राइमरी रजिस्टर है, और ये रिजर्व एंड सरप्लस ये क्या है, प्राइमरी रजिस्टर का, यानी कैपिटल अकाउंट के रजिस्टर जो है इसका एक सब पार्ट है। लोन्स लायबिलिटी ये एक ही रजिस्टर है, उसके ये 3 पार्ट हैं। लोन्स लायबिलिटी एक रजिस्टर है जिसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। इस तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स। फिर ये करंट लायबिलिटी है, ये एक ही रजिस्टर है जिसके ये 3 पार्ट हैं। और ये करंट असेट्स नाम का रजिस्टर है जिसके कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। तो
तो आई थिंक ये प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप तो समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं। अब इनको हम समझते हैं डिटेल में कि कौन सा ग्रुप किसके लिए यूज किया जाता है। यानी कि हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमने जो रजिस्टर की बात की थी, तो अगर मान लेते हैं एक नया अकाउंटेंट आता है, एक क्या आता है, नया अकाउंटेंट। तो यहाँ पर आप मान लीजिए एक नए अकाउंटेंट की पोस्ट पर आए, तो ये अकाउंटेंट पहले से था, ये अकाउंटेंट पहले से था जिसे इन रजिस्टरों के बारे में पता था कि कौन से रजिस्टर में कौन सी एंट्री की जाती है। लेकिन अगर आप एक नए अकाउंटेंट हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको ये समझना होगा कि कौन सा रजिस्टर है और किस रजिस्टर में कौन सी टाइप की एंट्री की जाती हैं। तो पहले आप समझेंगे कि ये वाला जो रजिस्टर है ये रेंट का है, ये वाला जो रजिस्टर है ये रेवेन्यू यानी इनकम का है, ये वाला जो रजिस्टर है सैंडरी क्रेडिटर यानी जिनसे हम उधार लेते हैं, ये रजिस्टर जो सैंडरी डेबिटर यानी जिनको उधार बेचते हैं। तो इस तरह से पहले हमें क्या करना होगा, सभी रजिस्टर के बारे में समझना होगा, यानी कि हमें इन रजिस्टर के बारे में पढ़ना होगा अच्छे से, इनके रूल्स पढ़ने होंगे। और जो सेकेंडरी ग्रुप है यानी इस रजिस्टर के जो हमने कई पार्ट किए थे इनके बारे में भी समझना होगा। तो जब हम ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे उसके बाद हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। जब भी कोई खर्चा होगा हम आएंगे और इस रजिस्टर में नोट कर देंगे। तो ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, इन सभी ग्रुप के बारे में पढ़ना होगा, और इन सभी ग्रुप के बारे में पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रजिस्टर किसके लिए है। तो सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने ये सारे ग्रुप जो है वो अच्छे से पढ़ लिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने सारे ग्रुप अच्छे से पढ़ लिए और आपको पता चल चुका है कि कौन सा रजिस्टर किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अब सॉल्व करते हैं एंट्री। सपोज कीजिए कि आपको पता है, तो यहाँ पर अब देखिए अंडर क्या होगा। तो यहाँ पर लेजर किसका बना था, कंप्यूटर का, और अंडर ये किसके जाएगा, अंडर ये जाएगा फिक्स्ड असेस्ट के। कैसे जाएगा अभी हम बताते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए फिक्स्ड असेस्ट के अंदर चला गया। कैसे चला गया, तो हमने क्या बताया था कि मान लीजिए कि आपने सारे ग्रुप जो हैं वो 15 प्राइमरी ग्रुप आपने पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो फिक्स्ड असेस्ट नाम का ग्रुप है ये भी आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम फिक्स्ड असेस्ट नाम के ग्रुप के डेफिनेशन देखें, यहाँ पर आप नीचे पढ़ेंगे तो इस नोट्स में आपको इनकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ 4th नंबर पे है इसकी डेफिनेशन। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये फिक्स्ड असेस्ट नाम का ग्रुप है जिसमें क्या लिखा है, सभी प्रकार की स्थायी संपत्तियों के खाते फिक्स्ड असेस्ट के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे भवन यानी कि कोई बिल्डिंग, मशीनरी या कोई प्लाट, इस टाइप के जितने भी आपके आइटम होंगे उन सभी के जब भी आप लेजर बनाएंगे वो किस में जाएंगे, फिक्स्ड असेट्स में जाएंगे। तो अब अगर आपने पढ़ा है ये फिक्स्ड असेट ग्रुप, तो सभी प्रकार की स्थायी संपत्तियों के खाते किस में जाते हैं, फिक्स्ड असेट्स में जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले तो हमें कंप्यूटर समझना पड़ेगा, कंप्यूटर क्या है। अब देखिए मान लेते हैं किसी कंपनी के आप अगर ऑनर हैं और आपने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर क्या होगी, आपकी संपत्ति होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कंप्यूटर क्या होगी, आपकी संपत्ति होगी। लेकिन संपत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे कैश, ये कैश क्या होता है, ये आपकी एक संपत्ति होती है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, हमने क्या किया, पैसा किसी को उधार दे दिया है, तो वो भी क्या होती है, वो भी संपत्ति होती है। या हमने किसी के पास अपना पैसा जमा कर दिया, वो भी क्या है, संपत्ति है। और हमने क्या किया, किसी के पास किसी को एडवांस दे दिया, तो वो भी क्या है, संपत्ति है। और हमने कंप्यूटर खरीदा तो वो भी क्या है, संपत्ति है। तो 1 2 3 4 5 कई प्रकार की संपत्तियां हो गई ना। तो अगर कई प्रकार की संपत्ति हैं तो हमें पहचानना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर है ये किस प्रकार की संपत्ति है। तो कंप्यूटर जो है ये फिक्स्ड असेट यानी कि स्थायी संपत्ति है। तो इस तरह से हम अंडर पता कर सकते हैं। तो लेजर किसका बना, कंप्यूटर का, और अंडर किसके चला गया, फिक्स्ड असेट के, क्योंकि फिक्स्ड असेट यानी सभी प्रकार की स्थायी संपत्तियां फिक्स्ड असेट में जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बाकी चीज़ें समझ में आती रहेंगी आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या दिया था, रेंट दिया था। तो लेजर अगर रेंट का बना था तो ये अंडर किसके जाएगा, तो ये अंडर आपका जाएगा किसके जाएगा, उसके लिए हमें यहाँ पर रूल पढ़ना होगा। तो अगर आप रूल पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्ययों के खाते, व्यय यानी कि अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, और व्यय यानी कि एक्सपेंसेस, सभी प्रकार के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनके खाते इनडायरेक्ट में बनाए जाते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है, तो देखिए एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, और इनडायरेक्ट का मतलब जो इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता। डायरेक्ट खर्चा क्या होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे, अभी फिलहाल इनडायरेक्ट खर्चे के बारे में देखते हैं। तो देखिए जब भी हमें कमीशन मिलता है या फिर हम कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं या हम रेंट देते हैं या फिर हम सैलरी देते हैं, इस प्रकार के सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सारे जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब हम वो समझेंगे तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता क्या है। फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि ये सभी खर्चे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये किसके अंदर चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। रेंट एक्सपेंसेस किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये आपका जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैंक HDFC बैंक का खाता खोला था ना, तो ये अंडर किसके जाएगा, तो ये अंडर किसके जाएगा, उसके लिए ग्रुप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब आप ग्रुप पढ़ेंगे तो लास्ट में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक ग्रुप है आपका बैंक अकाउंट नाम का। ये देखिए बैंक अकाउंट, सभी प्रकार के बैंक के जो खाते होते हैं वो बैंक अकाउंट में खोले जाते हैं। जैसे कोई भी ICICI बैंक, स्टेट बैंक या HDFC बैंक होगी, उसके खाते किस में जाएंगे, बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से यहाँ पर HDFC बैंक किसके अंडर जाएगी, बैंक अकाउंट के अंतर्गत जब भी हम इसका खाता खोलेंगे। आगे देखते हैं। उसके बाद है राहुल ने 3,000 रुपये का चेक सैलरी के रूप में पे किया। तो अगर राहुल ने 3,000 रुपये का चेक सैलरी के रूप में पे किया है तो सैलरी क्या है, हमें पता है सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा है। तो ये अंडर किसके जाएगा, तो ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने बताया ना रेंट, सैलरी, किसी भी प्रकार का खर्चा हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो ग्रुप होते हैं आपके, ऊपर बढ़ते हैं, ये आपके जो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं और इनका क्या यूज है। अब क्या करना है कि इन सभी ग्रुप को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो इन सभी ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखी हुई है। जैसे कैपिटल अकाउंट, तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा वो किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के। सभी प्रकार के पूंजी खाते जब भी कोई स्टार्ट कर मतलब व्यापार शुरू करता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमने कल बताया था कि यहाँ पर आप नीचे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था, राहुल ने 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया था। तो अगर यहाँ पर राहुल ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था तो डेबिट क्या था, डेबिट आपका था कैश। डेबिट क्या था, कैश, क्योंकि बिजनेस के पास जो पैसा था कैश था वो आने वाला था, इसलिए डेबिट कैश हो गया था। और पैसा देने वाला कौन था, राहुल। राहुल कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जब लेजर बनेगा तो किसका बनेगा, तो यहाँ पर लेजर बनेगा राहुल कैपिटल अकाउंट का, राहुल कैपिटल अकाउंट का। और ये अंडर किसके जाएंगे, तो अंडर ये किसके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के ही अंडर जाएंगे। क्यों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है वो कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता होता है और वो कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट, सभी प्रकार के पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। और फिर लोन्स लायबिलिटीज, लोन्स लायबिलिटीज व्यापार द्वारा लिया गया ऋण व्यापार का दायित्व होता है और इस प्रकार के सभी खाते लोन्स लायबिलिटीज में जाते हैं। जैसे राम ने अपने मकान को गिरवी रखकर 1,000 रुपये 10,000 रुपये राहुल से लोन लिया। तो यहाँ पर राहुल क्या होगा, लोन्स लायबिलिटीज होगा, क्योंकि यहाँ पर राहुल से लोन लिया है ना। तो यहाँ पर इसमें डेबिट क्रेडिट निकालते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल के लिए, राम ने अपने मकान को, राम कौन है, बिजनेस का ऑनर, राम कौन है, बिजनेस का ऑनर है। तो राम ने मकान को गिरवी रखकर 10,000 रुपये राहुल से लोन लिया। तो यहाँ पर डेबिट क्या होगा, डेबिट यहाँ पर होगा कैश। क्यों, क्योंकि जब लोन लोगे तो पैसा मिलेगा ना। तो अगर मान लो राहुल जो है चेक देगा तो फिर डेबिट बैंक हो जाएगी। फिलहाल मान लेते हैं कैश दिया, तो डेबिट क्या हो जाएगा, कैश। और क्रेडिट यहाँ पर आपका क्या होगा, क्रेडिट यहाँ पर होगा राहुल। देखिए यहाँ पर राम है बिजनेस का ऑनर, राहुल नहीं है। राहुल क्या है, ये लोन दे रहा है। तो क्रेडिट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा आपका राहुल। तो क्रेडिट आपका राहुल हो गया। और यहाँ पर अब यहाँ पर लेजर बनेगा, तो लेजर किसका बनेगा, तो लेजर यहाँ पर आपका बनेगा राहुल का। लेजर किसका बनेगा, राहुल का, क्योंकि कैश का पहले से बना होता है। और ये अंडर किसके जाएगा, तो ध्यान रखना ये अंडर किसके जाएगा, ये आपका अंडर जाएगा लोन्स लायबिलिटीज के। किसके अंडर जाएगा, लोन्स लायबिलिटीज, क्योंकि ये क्या है, जब भी कोई लोन लेता है, यहाँ पर बताया गया ना, जब भी कोई व्यापार के लिए लोन लेता है वो लोन्स लायबिलिटीज में जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये लोन्स लायबिलिटीज में चला जाएगा। अब लोन्स लायबिलिटीज में ये जाएगा कि नहीं जाएगा, देखिए यहाँ पर एक थ्योरी और भी है। हमने क्या बताया कि कोई जरूरी नहीं कि प्राइमरी ग्रुप में जाए, अब इसके सेकेंडरी ग्रुप भी हैं। नीचे पढ़ेंगे आप तो लोन्स लायबिलिटीज के सेकेंडरी ग्रुप देखेंगे। यहाँ पर ये ऊपर बढ़ते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये लोन्स लायबिलिटीज और लोन्स लायबिलिटीज। तो लोन्स लायबिलिटीज यानी कि जब भी हम लोन लेते हैं वो लोन्स लायबिलिटीज में जो आता है, लेकिन लोन्स लायबिलिटीज के भी सेकेंडरी ग्रुप हैं। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स। तो पहले हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको मिल जाएगी, नोट्स में नीचे पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, ध्यान रखना। तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर बैंक से लोन तो लिया नहीं था, हमने क्या किया था, राहुल से मकान गिरवी रख करके लोन लिया था। तो अब इसके लिए सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। तो सिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं, तो सिक्योर्ड लोन्स नाम से ही पता चल रहा है जो जिसमें हम सिक्योरिटी जमा करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने लोन लिया था तो हमने राहुल के पास अपना जो बिल्डिंग थी, मकान था, वो हमने गिरवी रखा था। तो ये क्या हो गया, सिक्योर्ड लोन। तो ये आपका क्या हो गया, सिक्योर्ड लोन्स।
और अनसिक्योर लोन्स कौन से होते हैं? अनसिक्योर लोन्स वो होते हैं जहां पर हमें मतलब कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करनी होती है। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर राम ने राहुल से 10,000 का लोन ले लिया होता लेकिन गिरवी यानी कि सिक्योरिटी के रूप में कुछ नहीं रखता, तो वो अनसिक्योर लोन्स में जाता। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो अंडर जाएगा तो ये राहुल जो है ये लोन्स लायबिलिटीज में ना जा करके बल्कि किस में जाएगा? सिक्योर्ड लोन्स में जाएगा। आपको पता चल गया होगा ये किस में जाएगा? अंडर किसके जाएगा? सिक्योर्ड लोन्स के। अगर हम चाहें तो लोन्स लायबिलिटीज में भी कर सकते हैं। ये वही वाली बात हो गई कि अगर हमने एक रजिस्टर के सब रजिस्टर बना रखे हैं तो अगर हम चाहें तो सब रजिस्टर में एंट्री करें या फिर हम डायरेक्ट मेन रजिस्टर में भी कर सकते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये जिन व्यक्तियों को हम उधार माल बेचते हैं उनके लिए रजिस्टर है और ये हमने एलएमपी के लिए रजिस्टर बना रखा है, ये गोला के लिए बना रखा है और ये लखनऊ के लिए बना रखा है, मतलब अलग अलग कस्टमर के सिटी के वाइज। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ 2 या 3 कस्टमर हैं, ज़्यादा नहीं है, हमारे पास क्या है 2 से 3 कस्टमर ही हैं, तो हमें ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं। हम 2 या 3 कस्टमरों को हम एक ही रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई पूछेगा जरा लखीमपुर के कस्टमर की टोटल अमाउंट बताओ, जो 2 ही 3 कस्टमर है तो उसमें हमें ढूंढने में दिक्कत ही नहीं होगी। हम मान लेते हैं कि 3 कस्टमर हैं इस रजिस्टर में नोट, तो 3 में से 2 लखीमपुर के हैं तो 2 को जोड़ के बता देंगे। तो ये जब ग्रुप यानी कि जब हमारे पास काम कम होता है तो हम रजिस्टर भी उस हिसाब से कम बना सकते हैं। अभी इसको आप समझ चुके होंगे या नहीं समझे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये किसके अंदर जाएगा? सिक्योर्ड लोन्स में। अगर आप लोन्स लायबिलिटीज में भी कर देते हैं तब भी गलत नहीं होगा, मतलब टैली में एंट्री आपकी गलत नहीं होगी। लेकिन अगर आप मान लेते हैं इसी टाइप से कई सारे लोन लेते हैं, 10 से 15, 20, 50 लोन लेते हैं और उन सभी को अगर आप लोन्स लायबिलिटीज में करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हमने लोन तो 50 लिए हैं लेकिन 50 लोन में से कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट किया है, कुछ सिक्योर्ड लोन्स भी हैं, कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स भी हैं। तो अगर आपने लोन्स लायबिलिटीज का डायरेक्ट यूज किया होगा तो दिक्कत होगी और अलग अलग काम के लिए अलग अलग ग्रुप यूज किए होंगे तो उसमें आसानी होती है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। वीडियो ये काफ़ी हमें लगता है बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा और देख लेते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे। तो लोन्स लायबिलिटीज क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर क्या है? चालू दायित्व। देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यही जो आपके टोटल नोट्स हैं 14 पेज के। तो अगर ये 14 पेज के नोट्स जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए, देखिए यहाँ पर चीज़ों को रटना नहीं है। अगर ये सारे नोट्स आपको एक बार समझ में आ गए तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और प्रैक्टिकल की रही बात, तो जब हम थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे तो टैली में प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्रैक्टिकल तो काफ़ी आसान होता है अगर थ्योरी अच्छे से आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी यानी कि चालू दायित्व। चालू दायित्व क्या होते हैं? तो जैसे यहाँ पर राम ने क्या किया, राहुल से 5,000 रुपये का एक कंप्यूटर उधार खरीदा है, तो ये उधार हुआ ना। तो अगर यहाँ पर राम क्या है, यहाँ पर राम क्या है? बिजनेस का ऑनर है। तो इसको डेबिट के सॉल्व करते हैं। डेबिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट होगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? राहुल, क्योंकि राहुल क्या है? देने वाला है। और लेजर किसका बनेगा? तो लेजर यहाँ पर दोनों के बनेंगे। अब कंप्यूटर का लेजर हमने बनाया था लेकिन वो तो वहाँ पर हमने बनाया था, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पर लेजर किसका बनेगा? कंप्यूटर का और राहुल का, मतलब दोनों के लेजर बनेंगे। ध्यान रखना किसके? दोनों के। अंडर किसके जाएगा? तो ये अंडर जो कंप्यूटर है ये आपका किसके अंडर जाएगा? तो जो कंप्यूटर है ये आपका जाएगा फिक्स्ड असेट्स में। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कंप्यूटर स्थायी संपत्ति फिक्स्ड असेट्स में जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो राहुल है ये किसके अंदर जाएगा? तो जो राहुल है ये हम कर क्या रहे हैं? राहुल से हम क्या कर रहे हैं? उधार ले रहे हैं। तो अगर हम राहुल से उधार ले रहे हैं तो वो किस में जाएगा? करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि ये चालू दायित्व है। चालू दायित्व है मतलब राहुल से अगर मान लेते हैं कि आज हमने पैसे उधार लिए या कंप्यूटर उधार लिया है तो उसको हमको 2-4 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में उसे पैसे वापस चुका देने हैं। तो ये क्या है? करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी तो है ही है। लायबिलिटी क्या होता है? देखिए बिजनेस में मुख्य रूप से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है असेट्स और दूसरा होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी कि दायित्व। दायित्व यानी कि जो हमारा नहीं होता, मतलब दायित्व तो हमारा होता है लेकिन अगर हमने 50,000 रुपये किसी से उधार लिए तो वो हमारी एक लायबिलिटीज बन जाती है, दायित्व बन जाता है कि उसको हम पैसा चुकाएं। तो अगर किसी दूसरे का पैसा, किसी दूसरे का सामान अगर हमारे पास है तो वो हमें चुकाना है और वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज। और असेट्स क्या होती है? संपत्ति। संपत्ति यानी कि जो हमारी है किसी भी रूप में हो, कंप्यूटर के रूप में हो, कैश के रूप में हो, प्लाट के रूप में हो, बिल्डिंग के रूप में हो, वो हमारी क्या होती है? असेट्स यानी कि संपत्ति होती है। तो बिजनेस में मुख्य रूप से 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो असेट्स और दूसरा लायबिलिटीज। इसके अलावा आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके खर्चे, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये तो आपका होता है टेम्परेरी बेस पे, ये फाइनल कट पिट के आपका असेट्स या फिर लायबिलिटीज बन जाता है।
तो ये मेन मुख्य रूप से दो ही चीज़ें होती हैं। तो असेट्स और लायबिलिटीज़ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। असेट्स यानी संपत्ति जो हमारी है किसी भी रूप में हो, और लायबिलिटीज़ जो लायबिलिटीज़ यानी दायित्व तो हमारा है लेकिन जो संपत्ति है वो किसी दूसरे की है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर लायबिलिटीज़ में क्या हुआ कि राहुल है, राहुल एक व्यक्ति है और राम ये बिजनेस का ऑनर है। राम क्या है, ये बिजनेस का ऑनर है। तो राहुल ने राम को 50,000 रुपये इसके पास रख दिए, जमा कर दिए। तो ये जो 50,000 रुपये राम के पास है ना, यहाँ पर इस तरह समझते हैं, यहाँ पर ये राम है आपका और ये आपका राहुल है। तो ये जो राम है ये क्या है, बिजनेस का ऑनर है, और ये राहुल जो है ये क्या है, कस्टमर है या कोई भी फ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसने क्या किया, राहुल ने राम के पास 50,000 रुपये जमा कर दिए। तो ये जो 50,000 रुपये जमा किए हैं मतलब इसके पास रखने के लिए दिए हैं। तो ये राम के 50,000 रुपये अभी किसके पास है, राम के पास। लेकिन ये क्या है, 50,000 रुपये इसकी लायबिलिटी है, क्योंकि जब भी ये राहुल मांगेगा इसको वापस चुकाना होगा। तो ये 50,000 रुपये राम की क्या है, लायबिलिटी है। और अगर राम के पास 10,000 रुपये ऑलरेडी उसके पास रखे हैं तो वो उसकी क्या है, संपत्ति है। वो क्या है, संपत्ति है। तो यही होता है असेट्स और लायबिलिटीज़। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि राहुल किसके अंडर जाएगा। तो राहुल यहाँ पर किसके अंडर जाएगा, ये जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में। लेकिन अगर हम नीचे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट लायबिलिटीज़ के भी सेकेंडरी ग्रुप हैं, क्योंकि हमें सेकेंडरी ग्रुप का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट लायबिलिटीज़, ये देखिए यहाँ पर ये 3 करंट लायबिलिटीज़ हैं आपके, और एक तो आपका ड्यूटीज एंड टैक्स, और एक आपका हो गया प्रोविज़न, और एक आपका हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। ये आपके 3 सेकेंडरी ग्रुप हैं करंट लायबिलिटीज़ के ही। तो यहाँ पर देखिए ड्यूटीज एंड टैक्स क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्स भी लायबिलिटी ही होता है। ड्यूटी एंड टैक्स क्या होता है, इसके बारे में हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, जब जीएसटी पढ़ेंगे तब ये आपका यूज़ होगा, अभी इसका यूज़ नहीं है। और जो प्रोविज़न है इसको भी हम बाद में ही देखेंगे, क्योंकि अभी अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए। अभी हम समझते हैं सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर को। तो सन्ड्री क्रेडिटर ये किसका है, ये करंट लायबिलिटीज़ का ही एक सेकेंडरी ग्रुप है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर जो सन्ड्री क्रेडिटर है ना, ये राहुल सन्ड्री क्रेडिटर में ही जाएगा, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर की डेफिनेशन कहती है कि जिन व्यक्तियों से हम उधार लेते हैं उन्हें हम सन्ड्री क्रेडिटर में ही रखेंगे। तो जब भी हम किसी से उधार लेंगे, ध्यान रखना, जब भी हम किसी से उधार लेंगे वो किस में जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर में। और सन्ड्री क्रेडिटर ये है किसका ग्रुप, करंट लायबिलिटीज़ का, यानी सन्ड्री क्रेडिटर कुल मिला के लायबिलिटी ही है। तो यहाँ पर राहुल किसके अंदर चला जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में। हम चाहें तो करंट लायबिलिटीज़ में भी कर सकते हैं, किसमें, करंट लायबिलिटीज़ में भी डायरेक्ट राहुल को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत होगी, दिक्कत वही वाली हो जाएगी कि जब हमने एक रजिस्टर के सब रजिस्टर बना रखे हैं तो फिर हम मेन रजिस्टर में काम क्यों करें, हम सब रजिस्टर में करें। तो यहाँ पर आपका ये करंट लायबिलिटी समझ में आ चुका होगा कि राम ने अगर राहुल को 5,000 का कंप्यूटर उधार खरीदा है तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वाउचर कैसे बनेगा। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में हम आगे के जो ग्रुप हैं इनको भी हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप तब तक अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज हमने आपको दी थी, जहां पर हमने कुछ एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिए थे, उसमें हमने डेबिट और क्रेडिट निकालना बताया था। ये वाले जो क्वेश्चन आपके थे, तो इसमें हमने डेबिट क्रेडिट निकालना तो आपको बताया ही था। अब आप खुद से ट्राई कर सकते हैं अपने आप कि इसमें लेज़र कौन सा बनेगा और अंडर क्या होगा। अगर गलत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है। और बाकी हम अगली वीडियो में जब हम आगे के आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर करवाएंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और हो सकता है मे भी कि अगले वीडियो में ये सारे नोट्स आपके हम कंप्लीट करवा दें, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ें आपको इसमें मेन समझनी है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान है, आप फटाफट समझ जाएंगे। तो अगली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में हम आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।